गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी हम बंगाल का किस प्रकार से औपनिवेशीकरण हुआ है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। पलासी और बक्सर को भी हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार जो है आप लोग को बंगाल के नवाब और बंगाल के गवर्नर को एक नज़र में समझ लेना चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कभी भी जो है कन्फ्यूजन ना रहे और समझने में, तथ्यों को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। तो इसलिए मैं जानबूझ के, चूँकि जो मैं फेस किया हूँ मैं जानता हूँ वो आप लोग फेस नहीं करें, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को दे रहा हूँ कि चंद समय में कंसेप्ट के साथ वो सारे तथ्य जो आपको आने वाले फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो समझ विकसित करना हो सब्जेक्ट में, तब देखिए किस प्रकार से हम इसको आसानी से समझेंगे कि इसका तो पहले हम दोनों बंगाल के गवर्नर का और बंगाल के नवाब का दोनों का सीरीज हम अच्छा से समझ सकते हैं। सीरीज का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ सीरीज में नाम याद रखते हैं, उसका जो है उससे हमको एक तो कालक्रम पता चलता ही चलता है, उसके बावजूद हमको कई सारे घटनाओं को जोड़ने में, चाहे नेशनली या इंटरनेशनली, हमको बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए सीरीज बहुत आवश्यक है। तो सीरीज को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से याद भी होगा। जैसे हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो इसको सीरीज में पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बंगाल के नवाब के बारे में। तो आप जो सीरियल नंबर देख रहे हैं, आप ऊपर से नीचे तक सीरियल नंबर देखिए। टोटल हमारा लास्ट 1 से प्रारंभ होता है, फर्स्ट से प्रारंभ होकर 11 तक जाता है, 11 सीरियल नंबर तक जाता है। लेकिन 11 नवाब नहीं हुआ है। इसमें मीर जाफर एक ऐसा नवाब हुआ है जो कि 2 बार बैठा है। तो टोटल नवाबों की संख्या कितने? 10 हो गए। और ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि कौन ऐसा नवाब था बंगाल में जो 2 बार गद्दी पर बैठा? तो मीर जाफर। तो जब इस सब चीज़ों को समझिएगा ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा और तथ्य भी आपके सामने अपने उपस्थित होते रहेगा। तो आप देख लिए टोटल नवाब कितने? 10 नवाब। मीर जाफर 2 बार बैठने वाला। अब शुरू कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि पहला जो नवाब था मुर्शीद कुली खां था। 1717 से इसका काल था 1727 का। हम बताए थे इसके बारे में, डिटेल से बताए थे। अभी जो इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट बताएंगे कि मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था जिसने इजारा प्रथा चलाया था। इजारा प्रथा का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बता दें कि जब वसूली ठेके पर हो, अरे राजस्व वसूली जब ठेके पर हो, उसको इजारा प्रथा कहते हैं। तो इजारा प्रथा इन्होंने यानी वसूली को ठेके पर लगाया, तकावी ऋण को उपलब्ध कराया। वो हम बताए थे 2 कारण से तकावी ऋण ये देता था। पहले तो कि ये जो है कृषि में विकास कर पाए, और दूसरा जो है कि ये जो है अकाल के समय में ऋण और टैक्स इत्यादि चुका सके, तो इसलिए इसको देता था। और इसमें खासियत क्या था, मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा की सूबेदारी 1719 ईस्वी में इसको मिल ही गया था। पिछला वाला वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे ऑलरेडी। और जो नहीं देखते हैं पिछला वीडियो, आप लोग को उतना मजा नहीं आएगा। मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे वीडियो पीछे वाला देखिएगा, एक कड़ी से कड़ी जुड़ते चला जाएगा, समझ बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये मुर्शीद कुली खां हो गया। अब आइए शुजाउद्दीन को देखिए। शुजाउद्दीन दूसरा नवाब बना। ये 1727 से 1739 तक रहा, और इसकी एकमात्र खासियत रहा कि इसको बिहार की सूबेदारी भी मिल गया। उड़ीसा की सूबेदारी मुर्शीद कुली खां को मिला था, इसको बिहार की सूबेदारी मिल गया। तीसरे नंबर पर जो सरफराज खां आया, ये मात्र 1 साल रहा। 1 साल रहने का कारण भी था, ये अयोग्य और विलासी था, इसलिए इसका अधिकारी अलीवर्दी खां के साथ इसका भिड़ंत हुआ, और अलीवर्दी खां इसकी जो है युद्ध में हत्या करके वो सत्ता को हथिया लिया। तो इसके समय में एक गिरिया का युद्ध हुआ बस, जिसमें अलीवर्दी खां ने इसको मार दिया। अच्छा, अलीवर्दी खां जब ये चौथे नंबर पर नवाब बनने गया, तो चूंकि अलीवर्दी खां इसका वंशज तो था नहीं, उत्तराधिकार के नियम से ये बन नहीं सकता था, इसीलिए उत्तराधिकार हेतु इन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया पैसा दिया,
ताकि उसकी उत्तराधिकार को या इसकी गद्दी को, नवाब का जो बंगाल में गद्दी था, इसको वैध रूप में स्वीकार कर ले। अलीवर्दी खां को वैध नवाब स्वीकार भी किया गया, लेकिन कालांतर में यही अलीवर्दी खां मुगल सम्राट को टैक्स देने से बिल्कुल मना कर दिया। तो ये हो गया, वैधता इसको मिल गया। और दूसरी बात है, इसके समय में मराठाओं को कई बार आक्रमण हुए, तो इसके लिए अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के कुछ क्षेत्र को दे दिया था और कुछ नगद पैसे देकर के मराठाओं को शांत कर दिया था, और अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। इसका अपना कोई पुत्र नहीं था, सिराजुद्दौला इसकी सबसे छोटी बेटी का बेटा था। ठीक है, अलीवर्दी खां हो गया। अब देखिए सिराजुद्दौला भी बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन यह योग्य व्यक्ति था, यह स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो कंपनी के साथ इसका खटपट होना स्वाभाविक था। और इसके समय में दो महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ, कालकोटसी की घटना हुआ, जिसकी कहानी हॉलवेल ने बनाया था, 1756 ईस्वी में यह घटना हुआ था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। आप लोग को हम बताए थे, प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के दरमियान ये भागने के क्रम में मीर जाफर का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। तो सिराजुद्दौला हो गया। अब आइए, तो प्लासी का युद्ध आप लोग को जानते हैं, आपको बताए थे, प्लासी का युद्ध नहीं भगदड़ था, एक षड्यंत्र था, और जिसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता में इसका सेनापति मीर जाफर था। इसीलिए कंपनी ने मीर जाफर को पुरस्कार दिया। कैसे दिया, उसको नवाब बनाया, क्योंकि मीर जाफर एक भ्रष्ट व्यक्ति था और वो सत्ता लोलुप था, तो उसको है नवाब बनाया। और सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाना, यह बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मीर जाफर का समय देख लीजिए, ये 3 साल के लिए रहा। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन सा आ गया, मीर जाफर आया, 3 साल के लिए रहा। मीर जाफर उसी समय तक गद्दी पर रहा जब तक ये अंग्रेजों को धन दे दे करके खुश करते रहा। जब ये नहीं देने में सक्षम हुआ, तब अंग्रेज इसको जो है, खुद अंग्रेज इसको हटा दिया, क्योंकि इससे न तो प्रशासनिक व्यवस्था संभलता था और न तो यह धन ही दे सकता था। तो अंग्रेज पुनः इसके साथ षड्यंत्र किया और जो है मीर कासिम के साथ संधि किया। मीर कासिम इसका दामाद था, और उसके साथ संधि करके मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया। ठीक है, इसके बारे में और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मीर जाफर यहां से हट गया, और मीर जाफर प्रथम क्रांति समझ गए। मीर जाफर ने अंग्रेजों का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब मीर कासिम को देखिए, अंग्रेज सोचा था कि मीर कासिम जो है उसका कहना मानेगा और उसको धन मुहैया कराएगा, क्योंकि धन का तो बहुत ही लालची था कंपनी। तो लेकिन मीर कासिम ऐसा निकला नहीं। प्रारंभ में इन्होंने कंपनी के अधिकारियों को, सेनापतियों इत्यादि को खुश करने की कोशिश किया, लेकिन मीर कासिम एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, वो नहीं चाहता था इसके जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करे। इसलिए उन्होंने मुंगेर में अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर लिया, मुर्शिदाबाद से। मुंगेर में एक बंदूक कारखाना भी खोला, कई प्रकार का सुधार किया इन्होंने। इससे अंग्रेज इससे जलने लगे, और हुआ क्या कि इसको जो है 1763 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया मीर कासिम को। और जब इसको गद्दी से हटाया तो पुनः मीर जाफर जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को बैठा दिया, और तब जो है मीर कासिम और अंग्रेज के साथ युद्ध होना स्वाभाविक था। मीर कासिम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा, पटना में एक एलिस नामक व्यक्ति को हराया भी, मारा भी, और उसके बाद वो अवध के दरबार में गया और वहां से इन्होंने बक्सर युद्ध को अंजाम दिया। लेकिन ये हार गया, और अंतिम का दिन जो हुआ मीर कासिम का, वो बहुत ही दयनीय रहा। तो ये मीर कासिम का एक घटना था, मीर जाफर के बाद आया था। और इन्होंने जो दस्तक प्रथा जो पहले से चल रहा था मीर कासिम, उसको हटा दिया था। तो ये सारी बातें मीर कासिम का था। उसके बाद मीर कासिम के बाद पुनः भ्रष्ट मीर जाफर ही बना। इस बार मीर जाफर को करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो जितने सारे बंगाल में टैक्स कंपनी देते थे सब माफ कर दिए, सिवाय नमक पर उसको टैक्स लगता था, बाकी किसी चीज पर टैक्स नहीं लगता था। तो ये हो गया।
और उसके बाद मीर जाफर के बाद मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद क्लाइव ने नजमा उद दौला को नवाब स्वीकार किया, लेकिन अब नवाब कोई नवाब नहीं रह गया था, इसके पास कोई अधिकार नहीं रह गया था। उसके अगला कड़ी में नजमा उद दौला के बाद सैफ उद दौला और अंतिम में मुबारक उद दौला। अंत में मुबारक हो गया, मुबारक दे दीजिए किसी को तो अंत हो जाएगा बंगाल के नवाब का। और यहां तक तो सीरीज आपको याद ही रहेगा, एक नजमा याद रखना है, एक सैफू याद रखना है। तो मीर जाफर का नशा से याद रख लीजिएगा, न से नजमा और स से सैफुद्दौला, तो दोनों याद हो जाएगा। और मुबारक लास्ट में करिए तो बंगाल का नवाब सारे सीरीज में आ जाते हैं। ये 3 नवाब जो है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम नवाब को जानना चाहिए कि अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उद दौला हो जाएगा। अब जरा चलते हैं बंगाल का गवर्नर के बारे में। तो देखिए बंगाल के गवर्नर का मतलब क्या था। आपको हम जब कर्नाटक का युद्ध और मैसूर का युद्ध बताए, उस समय भी जो कंपनी अपनी स्थिति को उतना मजबूत नहीं किया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में कंपनी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि भारत में खास करके बंगाल में कुछ न कुछ किया जा सकता है, सत्ता को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो शक्ति थी, परंपरागत शक्ति को वो अच्छा बखूबी वो पहचान गया था। इसलिए यहीं से प्लासी का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, यहाँ से क्लाइव जो है इसको टेक ओवर करता है। कौन करता है? क्लाइव। आप लोग को मालूम है कि प्लासी के युद्ध का नेतृत्व भी कंपनी का क्लाइव ही कर रहा था, और इसके साथ एक वाटसन नौसेना अधिकारी था। तो क्लाइव कितना दिन तक, आप क्लाइव का जो शासनकाल है यहाँ मीर जाफर के शासनकाल से टैली करता है। जैसे मीर जाफर बना यानी प्लासी के युद्ध 3 साल, वो भी 3 साल। तो क्लाइव पहला गवर्नर हुआ बंगाल का। अगर कोई आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनेगा, तो क्लाइव बनेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि क्लाइव भी प्लासी का युद्ध जीता था और प्लासी के बाद बंगाल में गवर्नर की स्थापना कर दिया गया। तो पहला गवर्नर कौन? क्लाइव। कहाँ का? बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर अगर पूछे पहला तो कौन होगा? क्लाइव होगा। उसका शासनकाल क्या? 1757 यानी प्लासी के युद्ध से ही प्रारंभ 3 साल तक, 1760 तक। ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब क्लाइव किसी कारण से इंग्लैंड वापस जा रहा था, तो कुछ दिनों के लिए हॉलवेल को अपना जो है प्रभार सौंप के चला गया। जानकारी के लिए आप लोग को बता दें कि यही हॉलवेल था जिसने मीर जाफर को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र मीर कासिम के साथ किया। मीर कासिम के साथ जो संधि का षड्यंत्र किया था, यह हॉलवेल ही किया था उस समय मीर जाफर को हटाने के लिए। ठीक है। लेकिन संधि जो है वो मीर जाफर को हटाने वाला संधि जो है हॉलवेल नहीं कर पाया। इसका काल बहुत ही छोटा था। वो संधि को अंजाम कौन दिया था? बेंसी टॉट दिया था। बेंसी टॉट ने जब मीर कासिम के साथ संधि किया था, तो उसने तय कर दिया था कि मीर कासिम ही प्रशासन पूरा देखेगा और मीर जाफर भले नवाब रहे, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस स्थिति में मीर जाफर स्वतः ही नवाब का पद त्याग दिया, क्योंकि स्वाभिमान का प्रश्न था कि नवाब भी रहे और कुछ काम ही नहीं कर सके, प्रशासन ही नहीं रहे, तो ऐसा नवाब बनने से क्या फायदा। तो यही उसका षड्यंत्र कौन रचा था? हॉलवेल। अंजाम कौन दिया था? बेंसी टॉट। मीर जाफर को हटाने के लिए षड्यंत्र किसने रचा? हॉलवेल ने। हटाया किसने? बेंसी टॉट ने। तब यहाँ पे आप बेंसी टॉट का देखिए, ये तो बहुत अल्पकालिक था, लेकिन बेंसी टॉट पूरा 5 साल तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बक्सर का युद्ध हुआ। तो कंफ्यूज नहीं करना है, संधि भले इलाहाबाद का करेगा क्लाइव, लेकिन युद्ध जो हुआ है बेंसी टॉट के समय में हुआ है, क्योंकि युद्ध हुआ है 64 में, 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय जो गवर्नर था बंगाल का वो बेंसी टॉट था, और युद्ध का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। ये हम बता चुके हैं, अभी भी याद करने के लिए बता दिए। अब देखिए बेंसी टॉट के समय का इंपॉर्टेंट बात, बक्सर का युद्ध। और अब जो है पुनः क्लाइव आ गया। पुनः देख लीजिए, अब इसको सीरीज देखिए। यहाँ पे हम वहां पे बताए थे
बंगाल का जो नवाब टोटल सीरीज में आए थे तो हमें 11 लेके आए थे, वो भी अभाज्य संख्या था, और उसमें एक आदमी डबल मारा था मीर जाफर, तो टोटल रहा 10। यहाँ भी ये 7 तक, ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी एक आदमी डबल मारा, एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल होगा 6। तो डबल मारने वाला कौन? क्लाइव। आने की वहां मीर जाफर 2 बार नवाब बना, और यहाँ बंगाल का गवर्नर अगर पूछे कि 2 बार कौन बना, तो क्लाइव बना। 2 बार गवर्नर बनने वाला बंगाल का कौन व्यक्ति? क्लाइव। और क्लाइव जो दूसरा बार बना, उसका देखिए क्या काम किया वो। दूसरी बार जब वो गवर्नर बना तो उसके समय में द्वैध शासन लागू हुआ। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आपको। अगर ये पूछ दिया कि द्वैध शासन किसके समय लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा क्लाइव। आने को उसका शासनकाल चल रहा था, गवर्नरशिप चल रहा था क्लाइव का। लेकिन अगर यह पूछ दे कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो जनक था लियो कार्टिस। कौन था? लियो कार्टिस था। तो आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको अच्छा से गहन देखिएगा अध्ययन करके कि आखिर क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, पूछा क्या जा रहा है, उसके आधार पर आंसर देना है। और इसमें कई लोग जो है गलती कर लेते हैं। बीपीएससी में भी जब इसको पूछा गया था तो कई लोग इसमें मतलब मैक्सिमम लोग गलती कर दिए थे। तो इसको ध्यान से देखना है कि द्वैध शासन किसके समय लागू किया, तो क्लाइव के समय हो सकता है आंसर। लेकिन अगर इसका जनक पूछे तो इसका आंसर होगा लियो कार्टिस। और यही क्लाइव था जो कि बक्सर के युद्ध के बाद जो 2 संधियां भी बताएंगे आपको, इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद में 2 संधि, प्रथम संधि द्वितीय संधि, ये क्लाइव ही किया था। ठीक है। अब रहा उसके बाद आया बलसट। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसके समय नहीं हुआ, ये मात्र 2 साल के लिए रहा। और ये अगला जो आया वो कार्टियर था। कार्टियर जो है ये 3 साल के लिए रहा, 1769 से 1772 तक। इसके समय में एक बार भयंकर अकाल आया 1770 ईस्वी में। ठीक है। तो भयंकर अकाल अगर पूछेगा किस गवर्नर के समय में आया, तो आंसर होगा कार्टियर। और उसके बाद अंतिम गवर्नर, अगर आपको पूछे बंगाल का को अंतिम गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। देखिए दोस्तों, इतना हम लोग 7 गवर्नर का नाम है, और गवर्नर को नाम जब पहली बार पढ़ते हैं तो टेढ़ा लगता है, और कभी कभी याद नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। अपना अपना कुछ तरीका बनाना चाहिए लोगों को, और उससे कुछ समझ इस प्रकार से स्थापित कर लेना चाहिए जो कि कनेक्शन उसको दे। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि हम कैसे इसको याद किए हैं। हम इसलिए याद किए कि जब क्लाइव आया था तो एक बड़ा हॉल में गया, वो बहुत बड़ा हॉल में क्लाइव गया, और वहाँ पे कई सारे वाद्य यंत्र रखे हुए थे, जैसे गिटार होते हैं, तबला होते हैं, सारंगी होते हैं। उस प्रकार से एक वहाँ पे बांसुरी भी रखा हुआ था। तो क्लाइव को बोला, ठीक है क्लाइव, आप जो है कोई वाद्य यंत्र बजाइए। तो क्लाइव बांसुरी उठाया और बांसुरी बजाया, लेकिन बिल्कुल बकवास। अब देखिए क्लाइव क्या क्या, एक हॉल में गया है, बांसुरी बजाया है, और वो बांसुरी कैसा बजाया है? एकदम बकवास बजाया है। तो हम इसको कैसे एकदम एक सेंटेंस में देखिए, क्लाइव बांसुरी बजाया बकवास। तो क्लाइव तो पहला हो गया, क्लाइव हॉल में गया और बांसुरी बजाया बकवास। तो क्लाइव पहला तो क्लाइव हो गया, दूसरा हॉल में गया मतलब हॉलवेल हो गया, बांसुरी मतलब बांसुरी बजाया है ना, तो बांसुरी मतलब बेंसी टार्ट हो गया। ठीक है। क्लाइव हॉल में गया, बांसुरी बजाया, यहाँ तक हुआ। क्लाइव हॉल में गया, बांसुरी बजाया, तो यहाँ तक हुआ क्लाइव, हॉलवेल, बेंसी टार्ट। और क्लाइव जो बजाया वो क्या था? बकवास था। तो फिर आया क्लाइव जो बजाया वो बकवास था, तो क्लाइव बकवास। ब से बलसट, को से कार्टियर, और बा और सो जो लास्ट में है उसको ओमिट कर दीजिए, तो बा से वारेन हेस्टिंग। तो क्लाइव हॉल में बांसुरी बजाया जो बकवास था। तो इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं, क्लाइव हॉल में गया तो क्लाइव, हॉलवेल, फिर बेंसी टार्ट, फिर क्लाइव, और फिर बलसट, और फिर
कार्टियर, बक मतलब बो से बलसट, क से कार्टियर और बा से बारन हेस्टिंग। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज भर के लिए थैंक यू वेरी मच।